हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम जून मंथ के थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है वह ये है कि रिसेंटली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नीरा और पाम जैगरी को प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि मार्केट में जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उनको नीरा से सब्स्टिट्यूट करना। और अगर हम बात करें नीरा की, तो नीरा एक न्यूट्रिएंट रिच ड्रिंक है जिसे पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे पाम नेक्टर भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो पाम ट्रीज के स्पेट्स होते हैं, पहले उन्हें थोड़ा सा कट किया जाता है, फिर उसके चारों तरफ इस तरीके से कपड़े को लपेटा जाता है। फिर जिस भी बर्तन में हमें नीरा को कलेक्ट करना हो उस बर्तन को इससे अटैच किया जाता है। फिर बूंद बूंद करके नीरा इसमें कलेक्ट हो जाता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि नीरा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरीके के मैकेनिक इक्विपमेंट या फिर मैकेनिकल क्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नीरा को सनराइज से पहले पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि नीरा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादा टेम्परेचर होने पर इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये जो ड्रिंक है, ये पाम वाइन, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में तौड़ी या ताड़ी भी कहा जाता है, में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 4% तक एल्कोहल होता है। इसीलिए अगर हमें नीरा को लॉन्ग टर्म तक एज अ सॉफ्ट ड्रिंक यूज करना है तो हमें इसमें बहुत अच्छे टाइप के प्रिजर्वेंट्स यूज करना बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी यही किया जा रहा है। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप नीरा को ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं कि उसे लॉन्ग टर्म तक एज अ सॉफ्ट ड्रिंक यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली आईएमडी ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया, जिसमें आउट ऑफ 63 कंट्रीज इंडिया की रैंक आई 43। और इस इंडेक्स में ये कहा गया है कि इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया का बेड एजुकेशन सिस्टम, ये दो मेन रीजन है जो इंडिया को अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में लेस कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। और अगर हम इसका रीसेंट एग्जाम्पल भी देखें तो रिसेंटली जब कोविड-19 की बीमारी चाइना से फैली, तो जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, तो इनमें जो टॉप कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया था कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाइना से शिफ्ट कर दिया था। अब इंडिया चाइना से बहुत नजदीक है, तो इन लोगों के लिए जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने के लिए, वो इंडिया होना चाहिए था। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर शिफ्ट करी, जो कि क्लियरली शो करता है कि इंडिया का बैड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया में रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हमें इंडिया को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है तो बहुत जरूरी है कि हमें यहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा करना होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई सेक्टर्स के वर्कर के लिए एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट बनाया है। एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स थे ना, उन्हें सैलरी के साथ साथ सोशल और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते थे, बट ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर के साथ नहीं होता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट बनाया है। इसमें सबसे पहले तो बिना किसी चार्ज के विड्रॉल और डिपॉजिट की सुविधा उपलब्ध है। अगर इस अकाउंट होल्डर के द्वारा 50,000 तक का विड्रॉल किया जाता है और 20,000 तक का डिपॉजिट किया जाता है, तो इसमें कोई भी चार्जेस बैंक के द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसके अलावा हॉस्पी कैश नाम से एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी ये जो वर्कर हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो 400 रुपीज पर डे के हिसाब से इन्हें 10 दिन तक खर्चा, दवाई और इलाज का खर्चा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच एक एमओयू साइन हुआ है पशुपतिनाथ जो टेम्पल है नेपाल में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अगर हम बात करें पशुपतिनाथ टेम्पल की, तो ये नेपाल के काठमांडू में बागमती रिवर के किनारे पर बना मंदिर है।
इसे 5th सेंचुरी में लिच्छवी किंग प्रचंड देव ने बनवाया था। इसमें टोटल 578 टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ हिंदुओं की एंट्री अलाउड है। इसके अलावा इंडिया और नेपाल अभी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे और ये डिस्प्यूट होने के बावजूद भी दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि दोनों ने अपने ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स और अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अलग अलग रखा है। और अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया ने जो लिपुलेख पास है उत्तराखंड में, उसके पास एक सड़क बना दी थी जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए। बट इस चीज का नेपाल ने विरोध किया क्योंकि नेपाल का ये कहना था कि ये एरिया उनका है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1816 में ब्रिटिशर्स और नेपाल में गोरखाओं के बीच में एक संधि हुई थी जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली की संधि। इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि जो काली नदी है जो इंडिया और नेपाल के बीच से बहती है वही इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। अभी भी दोनों देश काली नदी को ही इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर मानते हैं, बट मेन डिस्प्यूट इस नदी के ओरिजिन को लेकर है। इंडिया वालों का ये मानना है कि जो काली नदी का ओरिजिन होता है ये काला पानी से होता है और जो नेपालीज हैं उनका ये कहना है कि जो काली नदी का ओरिजिन है वो पिथौरागढ़ में एक लिम्पियाधुरा नाम की जगह है वहां से होता है। अगर इसका ओरिजिन काला पानी को माना जाएगा तो ये सारा एरिया इंडिया को बिलोंग करेगा और अगर काली नदी का ओरिजिन लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये सारा एरिया नेपाल को जाएगा। तो ये है बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसे दोनों देश की गवर्नमेंट आपस में बैठकर आसानी से सुलझा सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी इंडिया का चाइना और पाकिस्तान से डिस्प्यूट चल रहा है। पाकिस्तान तो कभी इंडिया का फ्रेंड बन ही नहीं सकता। तो रही बात नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम इन लोगों से अपनी बहुत अच्छी दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है यू कांट चेंज योर नेबर्स। आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, तो इससे बेटर है कि आप उनसे अच्छे रिलेशन ही बनाकर रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक पीपीई किट बनाई है जिसका नाम है नवरक्षक। इस पीपीई किट की खास बात ये है कि ये एक ब्रीथेबल पीपीई किट है। इसका मतलब ये है कि इसमें पीपीई किट के अंदर की जो मॉइस्ट एयर है वो बाहर की फ्रेश एयर से ट्रांसफर हो सकती है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, वो इस पीपीई किट को पहन रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत जगह ये भी देखने को मिला था कि जिन भी वर्कर्स ने इस पीपीई किट को पहना था वो बेहोश तक हो गए थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने एक सुमेरु पैक नाम से एक डिवाइस बनाई थी जो क्या कर रही थी कि अंदर की मॉइस्ट एयर को बाहर की फ्रेश एयर से ट्रांसफर कर रही थी। बट ये क्या था कि एक एक्सटर्नल डिवाइस थी, इसे पीपीई किट के साथ यूज करना पड़ रहा था। बट अब क्या है कि ये जो पीपीई किट है इसे ही ब्रीथेबल बना दिया गया, तो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्यम्भा। इस पोर्टल का मेन एम ये है कि कोल और माइंस के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ जो कोल और माइंस सेक्टर हैं उनमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। सत्यम्भा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इस पोर्टल को नीति आयोग के एक पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ इंटीग्रेट किया गया है जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली सिपरी, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ने 2020 की अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूक्लियर वॉरहेड कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मॉडर्नाइज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें तो 2019 में चाइना के पास टोटल 219 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जो कि 2020 में बढ़कर हो गए हैं 320। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें तो 2019 में इनके जो वॉरहेड्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उनकी संख्या थी 150 जो कि 2020 में बढ़कर हो गई है 160। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 2019 में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या थी 140 जो कि अब बढ़कर हो गई है 150।
तो नो मैटर दुनिया में एनपीटी जैसी कितनी ही ट्रीटीज बन जाएं, जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे अपने वॉरहेड्स को बढ़ा ही रही हैं। एक्चुअली इसके लिए ना पॉलिटिकल साइंस में एक सिक्योरिटी डिलेमा नाम से एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि कोई एक कंट्री है ए, उसे ये लगता है कि इन फ्यूचर कंट्री बी कभी उस पर अटैक कर सकती है या उसके लिए खतरा बन सकती है। तो कंट्री ए क्या करती है कि अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अपनी मिलिट्री की पावर है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करती है। अब ये सब जब कंट्री बी देखती है तो कंट्री बी को भी लगता है कि यार कंट्री ए तो धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर बना रही है, न्यूक्लियर पावर्स को बढ़ा रही है, इसका मतलब कि इन फ्यूचर कभी ए बी पर अटैक कर सकता है। तो इसको देखते हुए बी भी क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब जब बी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू करती है तो कंट्री ए को लगता है कि यार हमने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था कि जो कंट्री बी है इन फ्यूचर हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए कंट्री ए क्या करती है, वो फिर से अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू करती है। अब इसे देख के कंट्री बी फिर से इनसिक्योर हो जाती है, फिर कंट्री बी भी अपने न्यूक्लियर पावर्स, अपने मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देती है और इसे देखकर कंट्री ए फिर से वही करती है। तो ये जो एक वीसीएस साइकिल है ना, ये चलती रहती है। इसे ही पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। और यही अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फेस कर रही हैं और ये टाइम के साथ बढ़ेगा ही, ये कभी कम नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली तेला मेडल बहुत ज्यादा न्यूज में था। सॉरी, आई डोंट नो इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो तेला मेडल है, ये यक्षगान थिएटर का ही एक फॉर्म है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोविड-19 की वजह से ये जो तेला मेडल है इसको वर्चुअली ही परफॉर्म किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से जो तेला मेडल के आर्टिस्ट हैं वो आमने सामने बैठते हैं। इसमें किसी भी तरह की ड्रेस नहीं होती है और ना ही कोई प्री डिटरमाइंड स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इस तरीके से जब परफॉर्मेंस आमने सामने बैठते हैं तो उनकी ऑडिटरी स्किल्स को चेक किया जाता है। और अगर हम यक्षगान थिएटर की बात करें तो ये कर्नाटका का एक थिएटर आर्ट है। इसमें हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जैसे रामायण, महाभारत, पुराना, इन सबको परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अंबुबाची मेले के बारे में है, जिसे हर साल गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि 6 सेंचुरी में ऐसा पहली बार होगा कि कोविड-19 की वजह से ये जो मेला है सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। और अगर हम बात करें अंबुबाची मेले की तो ये 5 दिन का एक मेला होता है, जिसे मानसून मंथ में, जो कि असमीज का आहार मंथ होता है, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो मदर कामाख्या हैं उनका ईयरली जो मेंसुरेशन पीरियड होता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले इस मेले को 1565 में सेलिब्रेट किया गया था और तब से आज तक हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बट इस साल पहली बार ऐसा होगा कि इस मेले को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। अगर हम कामाख्या मंदिर की बात करें तो इसे नीलांचल हिल्स पर नरकासुर ने बनाया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने अर्बन पुअर के लिए एक जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। जैसे एमजी नरेगा क्या करता है कि रूरल पुअर्स को 100 दिन का गारंटीड वर्क प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से ये योजना अर्बन पुअर्स को 100 दिन का गारंटीड वर्क प्रोवाइड कराएगी। और अगर कोई काम करने का इच्छुक है बट उसे 15 दिन के अंदर अंदर कोई काम नहीं मिलता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा अलावेंस भी दिए जाएंगे। ऐसी ही एक योजना लास्ट ईयर उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की थी अपने स्टेट में, जो कि बस 6 महीने तक चली थी। इसके अलावा केरला की गवर्नमेंट ने अयक्कली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके एक योजना चलाई थी, जिसमें अर्बन जो पुअर्स हैं उनको गारंटीड वर्क प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा एमपी की गवर्नमेंट ने एक युवा स्वाभिमान योजना चलाई थी एमपी के जो यूथ हैं, अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों के लिए, ताकि उनको भी जॉब प्रोवाइड की जा सके। अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गया है। इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे नाम से एक पेमेंट मेथड लॉन्च की थी ब्राजील में। जैसे गूगल पे, फोन पे होता है, इसी तरीके से आप व्हाट्सएप से भी पे कर सकते हैं इस पेमेंट मेथड के थ्रू।
ये सबसे पहले ब्राजील में लॉन्च हुई और विद इन 1 वीक जो ब्राजील का सेंट्रल बैंक है उसने इसे बैन कर दिया है। पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट्सएप पे नाम से एक पेमेंट मेथड कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई, तो उसका आंसर रहेगा ब्राजील। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अंकटाड, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने अपनी ईयरली रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करी। 1991 से अंकटाड हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है और ये रिपोर्ट एफडीआई के करंट ट्रेंड्स के बारे में बताती है। और इस साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया में टोटल $52 बिलियन का एफडीआई आया और इसमें इंडिया में वर्ल्ड की कंट्रीज में जो पोजीशन रही वो रही 9th। 2018 में इंडिया की पोजीशन थी 12th और 2018 में इंडिया में जो एफडीआई आया था वो था $42 बिलियन। हालांकि 2018 से 2019 में इंडिया में काफी ज्यादा एफडीआई आया, बट इस साल 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो ये जो एफडीआई है इस साल बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। और अगर हम बात करें अंकटाड की, तो इसे 1964 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एक्सॉन के बारे में है, जो कि नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की एक डिश है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि एक्सॉन नाम से एक मूवी रिलीज हुई है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरह आज के टाइम में भी न्यू दिल्ली जैसी जगह में भी नॉर्थ इंडियन स्टेट के जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उन्हें उनका कल्चर फॉलो नहीं करने दिया जाता, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उनके लुक से रिलेटेड उन पे कमेंट किए जाते हैं। तो काफी आई ओपनिंग मूवी है, मुझे लगता है हर किसी को इस मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि एक एसी रूम में बैठकर ये कह देना कि बाहर सोसाइटी में सब कुछ सही हो रहा है और लोग डेवलप कर चुके हैं तो अब किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत आसान है। बट जब एक्चुअल में आप सोसाइटी में लोगों के बीच रहते हो, लोगों के बीच जाते हो, तब आपको पता चलता है कि अभी भी इंडिया में चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे एथनिसिटी के बेसिस पे हो, कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी इंडिया की सोसाइटी में देखने को मिलता है। खैर, अगर हम बात करें एक्सॉन डिश की, तो इसे सोयाबीन से बनाया जाता है। इसका एक नाम अखूनी भी है। वैसे तो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे बनाया जाता है, बट मेनली जो नागालैंड की एक सुमी ट्राइब है वो अपने हर ओकेजन में और फेस्टिवल में इस डिश को बनाते हैं। कुछ इस तरह की ये डिश दिखाई देती है। इस डिश की खास बात यह है कि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में कुडुमंडल जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सकेवेशन किया जिसमें उन्हें 250 क्रेन सर्कल्स मिले हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें सेंटर में कुछ इस टाइप से बड़े बड़े स्टोन के एक कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता था। और उस टाइम पे यहाँ पे डेड बॉडी के साथ साथ कुछ पॉट्स, बाउल्स और उसमें अनाज भी रखा जाता था, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे। और जिस एरिया पे डेड बॉडी को बरी किया जाता था उसके चारों ओर इस टाइप के छोटे छोटे स्टोन से बॉर्डर दिया जाता था। और ऐसी बरियल साइट्स के अलावा यहाँ पर से तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पॉटरीज, मड वॉल्स, ये सब भी मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक सिविल सर्विस बोर्ड बनाया है आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए। एक्चुअली क्या देखा जाता है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इनका किसी एक जगह पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर ये लोग वहां पर पॉलिटिशियंस के फेवर में वर्क करते हैं तो इनका ट्रांसफर नहीं होता, और अगर ये पॉलिटिशियंस के विल के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो इनका बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आईएएस अशोक खेमका और कुलदीप नारायण जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर, उनका बहुत ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुका है। तो ऐसे इंसिडेंट्स क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को वीक बनाते हैं। इस प्रेशर की वजह से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑनेस्टली वर्क नहीं कर पाता, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने सिविल सर्विस बोर्ड बनाने की बात कही थी। और पंजाब 20th स्टेट है जो सिविल सर्विस बोर्ड को बना रहा है, और अभी तक जितने भी स्टेट में ये सिविल सर्विस बोर्ड बना है
किसी भी स्टेट का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सामने नहीं आया है। हर जगह इस बोर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस ऐप। इस ऐप को सीडैक के ई रक्त कोष द्वारा डेवलप किया गया है। जिस भी पर्सन को ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी वो इस ऐप में रजिस्टर कर सकता है और इसके बाद अपने आसपास के एरिया में देख सकता है कि जो जिस ब्लड की उसे जरूरत है वो उसके आसपास के ब्लड बैंक में अवेलेबल है या नहीं है। और इसके साथ ही उसे जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वेस्ट भी पोस्ट की जा सकती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सही समय पर ब्लड न मिलने की वजह से कई जो एक्सीडेंट्स वगैरह में घायल लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम चेंज करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया है। और इसके साथ ही एक वर्चुअल मीटिंग में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 रिलीज करी है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2019 में टोटल 24 लाख टीबी के नए केसेस देखने को मिले। इसके अलावा टीबी को एलिमिनेट करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसके आधार पर उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर रैंक दी गई है। जैसे लार्जर स्टेट की कैटेगरी में गुजरात बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा। इसके बाद आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में नागालैंड और त्रिपुरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज रहे। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट का एक एम है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से इंडिया से एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडिया के बाहर वर्ल्ड योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इसे बनाया गया है यूएस के लॉस एंजल्स सिटी में। इस यूनिवर्सिटी का नाम है वायु। इसकी फुल फॉर्म है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल योगा डे की तो इसे सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। तब से हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल 2020 में इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज NIRF रैंकिंग के बारे में है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे हर साल मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें जो हमारे कंट्री में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रैंक दी जाती है। जैसे अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो IIT मद्रास फर्स्ट प्लेस पर है, IISc बेंगलोर सेकंड प्लेस पे है और IIT दिल्ली थर्ड प्लेस पर है। और इसी तरह अगर हम कॉलेज कैटेगरी में बात करें तो पिछली बार की तरह इस बार भी मिरांडा हाउस टॉप पर है और LSR सेकंड प्लेस पर है, हिंदू कॉलेज थर्ड प्लेस पर है। और इसी तरह ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे यूनिवर्सिटी कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मेडिसिन कैटेगरी। तो इस आधार पर जो हायर इंस्टीट्यूशन है उनको रैंक दी गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी की जो न्यूज़ है हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।